कला धरोहर और संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए कला एवं सांस्कृतिक मामले कलश नीति स्वीकृत की है। बजट अनुमान 2019-20 में पर्यटन विभाग के लिए 48.92 करोड़ रुपए और सांस्कृतिक मामले विभाग के लिए 19.14 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हरियाणा खाद्यान्नों के उत्पादन के मामले में निरंतर एक अधिशेष राज्य बना हुआ है। रबी खरीद सीजन 2018-19 के दौरान केंद्रीय भंडार के लिए 1735 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87.54 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। रबी खरीद सीजन 2019-20 के दौरान विभिन्न खरीद एजेंसियों ने 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के व्यापक प्रबंध कर लिए हैं। खरीफ खरीद सीजन के 2018-19 के दौरान सामान्य और ग्रेड ए लेविएबल किस्म के 58.64 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद क्रमशः 1750 रुपए और 1770 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई। राज्य सरकार ने पायलट परियोजनाओं के आधार पर मार्च 2018 से अंबाला जिले के नारायणगढ़ और बराड़ा खंडों में पोषण युक्त आटे का वितरण शुरू किया है और इसके सफल क्रियान्वयन के बाद सरकार ने इसे अंबाला और करनाल जिले के सभी खंडों में लागू करने का निर्णय लिया है। पंचकुला जिले में आधार सक्षम अदायगी प्रणाली नकदी रहित लेनदेन की पायलट परियोजना क्रियान्वित की जा चुकी है और दिसंबर 2018 से संपूर्ण जिले में लागू की जा चुकी है। निकट भविष्य में इसे संपूर्ण राज्य में लागू किया जाएगा। ग्रामीण विकास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा के तहत 1 अप्रैल 2018 से स्कीम में लगे श्रमिकों को न्यूनतम 281 रुपए की दिहाड़ी दी जाती है। चालू वर्ष के दौरान 21 जनवरी 2019 तक 292.59 करोड़ रुपए खर्च करके 55.42 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिए 25.06 लाख मानव दिवस और महिलाओं के लिए 27.34 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2586 मकानों का निर्माण किया गया है और 11,628 मकान निर्माणाधीन हैं। पीएमएवाई जी के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को मकान के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक सर्वेक्षण किया है और अब तक 1 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान सभी 42 विधायकों द्वारा गांव का चयन किया गया। दिसंबर 2018 में सरकार ने प्रत्येक विधानसभा के लिए प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया है। श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत रूर्बन क्लस्टर चिन्हित किए और विकसित किए जाएंगे। ये क्लस्टर चिन्हित आर्थिक गतिविधियों को चलाकर कौशल तथा स्थानीय उद्यमशीलता विकसित करके और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर विकसित किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 10 क्लस्टरों में 152 गांवों को शामिल किया गया है। इन गांवों में 214 कार्य शुरू किए गए हैं और 12 पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राज्य के 13 जिलों में चलाई जा रही है। वर्ष 2018-19 के दौरान दिसंबर 2018 तक इन वाटरशेड प्रोजेक्ट्स में विभिन्न गतिविधियों पर 13.86 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। पानी के अत्यधिक दोहन वाले खंडों में गिरते भूजल स्तर के रिचार्ज के लिए जल संरक्षण और जल संग्रहण कार्यों हेतु जल संरक्षण और जल संग्रह स्कीमें चलाई जा रही हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान दिसंबर 2018 तक 4.07 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। प्रदेश के जल के अत्यधिक दोहन करने वाले और नाजुक 36 चिन्हित खंडों में जल संरक्षण और संग्रहण कार्य के लिए वर्ष 2019-20 से सिंचाई दक्षता कोष नाबार्ड स्कीम क्रियान्वित की जाएगी। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 9,756 नए स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया गया है और 3,762 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करवाया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान दिसंबर 2018 तक 28.58 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण उद्यमों को शुरू करने में सहायता और सहयोग करना है। इस स्कीम के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान 433 उद्यम स्वीकृत किए गए और एसवीपी के सघन क्रियान्वयन के लिए 4 खंडों को सम्मिलित किया गया है। दीन बंधु ग्राम उदय योजना के तहत नाबार्ड ने 2018-19 में 481 आंगनवाड़ियों के निर्माण के लिए 47.86 करोड़ रुपए और 53 राज्य पशु चिकित्सा अस्पतालों और 92 पशु चिकित्सा औषधालयों के लिए 47.57 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसके अलावा इस स्कीम के तहत 700 ग्राम ज्ञान केंद्रों के निर्माण की 210 करोड़ रुपए की परियोजना नाबार्ड की स्वीकृति के लिए विचाराधीन है। बेहतर स्वच्छता से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार आने के फलस्वरूप वर्ष 2017 में राज्य को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित किया गया। अब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का लक्ष्य ओडीएफ प्लस अर्थात ओडीएफ के दर्जे को बनाए रखना तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन करना है। विभाग द्वारा 22 जिलों में कुल 1372 ठोस एवं तरल कचरा प्रबंध परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 662 ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं और 477 तरल कचरा प्रबंधन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अन्य परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में हरियाणा राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा मिला है।
मैं इन गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2019-20 के लिए 5,194.16 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित करता हूं, जो संशोधित अनुमान 2018-19 के 4,277.40 करोड़ रुपए की तुलना में 21.4% की वृद्धि है। इसमें ग्रामीण विकास के लिए 816.91 करोड़ रुपए का और विकास एवं पंचायत विभाग के लिए 4,377.25 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, सरकार अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए गुणवत्तापूर्वक सेवाओं के मानदंडों से समझौता किए बिना प्रदेश के लोगों को रियायती दरों पर समुचित, दक्ष और सुरक्षित परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। समुचित सड़क सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस समय बहादुरगढ़, रोहतक और कैथल में 3 संस्थान चल रहे हैं और भिवानी, नूंह, रेवाड़ी और करनाल में 4 चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही सरकार का वर्ष 2019-20 में फरीदाबाद, जींद और सोनीपत में 3 और चालक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2018-19 में 164 नई बसें शामिल की गई। हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग प्रोजेक्ट, RIFD आधारित बस प्रणाली और GPS सिस्टम क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। नवंबर 2018 में हरियाणा सड़क सुरक्षा कोष नियम 2018 अधिसूचित किए गए विभिन्न अपराधों के जुर्माने के रूप में वसूल की गई कंपोजिशन फीस का 50% सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। मैं बजट अनुमान 2019-20 के लिए परिवहन क्षेत्र के लिए 2,605 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण, यह बड़े गर्व की बात है कि देश में हर 10वां जवान हरियाणा राज्य से है। युद्ध में शहीद हुए वीरों के 63 आश्रितों को वर्ष 2018-19 के दौरान सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सरकार प्रतिरक्षा कार्मिकों, अर्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं को सभी अनुदानों की समय पर अदायगी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शहीदों के परिवारों की सहायता के लिए पिछले 4 वर्षों में शहीदों के आश्रितों को 273 नौकरियां दी गई हैं। मैं 1 रैंक 1 पेंशन प्रदान करने के लिए तथा 1 रैंक 1 पेंशन के विरुद्ध वयोवृद्ध सैनिकों के खाते में 35,000 करोड़ रुपए जमा करवाने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद भी करता हूं। मैं नई दिल्ली में इंडिया गेट पर आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का जो उद्घाटन होने जा रहा है, उसको बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। भूतपूर्व सैनिकों की ये युद्ध स्मारक बनाने की चिरलंबित मांग थी। आजादी के बाद ये पहला युद्ध स्मारक है। बजट अनुमान 2019-20 के लिए सैनिक एवं अर्धसैनिक विभाग कल्याण के लिए 211.30 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है, जो बजट अनुमान 2018-19 के लिए 128.81 करोड़ रुपए से 64% अधिक है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सरकार ने आधुनिक भारत के महान दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय के विजन को हासिल करने के लिए श्रमिकों, गरीबों और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों, महिलाओं तथा बुजुर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए हैं। नवंबर 2018 में हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम 2018 बनाया गया और अधिसूचित किया गया। यह आयोग प्रदेश में अनुसूचित जातियों के अधिकारों के हनन और उनकी सुरक्षा के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करेगा। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और टपरीवास जातियों की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उनकी लड़की की शादी पर 51,000 रुपये और अनुसूचित जातियों को छोड़कर अन्य जातियों के बीपीएल परिवारों को 11,000 रुपये की राशि दी जाती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अनुसूचित जातियों, विमुक्तु, घुमंतु, टपरीवास जातियों के गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के मकान की मरम्मत के लिए 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए स्वरोजगार सिलाई प्रशिक्षण स्कीम चलाई जा रही है। अनुसूचित जातियों के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत 11वीं स्नातक के प्रथम वर्ष, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। मैट्रिक कक्षा के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है। उच्च प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता स्कीम के तहत अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की पेंशन 1 नवंबर 2018 से 200 रुपये बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह की गई है। इसके अलावा निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता 900 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये और स्कूल न जाने वाली दिव्यांग बच्चों की वित्तीय सहायता 1,200 रुपये से बढ़ाकर 1,400 रुपये प्रति माह की गई है।
मैं बजट अनुमान 2019-20 में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्ग के कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता क्षेत्र के लिए 7,199.32 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2018-19 के 6,348.62 करोड़ रुपए की तुलना में 13.4% की वृद्धि को दर्शाता है। महिला एवं बाल कल्याण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस कार्यक्रम में सभी तरह के सहयोग, मार्गदर्शन, निगरानी और इसके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा जनवरी 2019 में इस कार्यक्रम को 4 पुरस्कार दिए गए हैं। वर्तमान सरकार के निरंतर प्रयासों और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के सफलतापूर्व क्रियान्वयन से लिंगानुपात जन्म दर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जो वर्ष 2011 के केवल 830 की तुलना में वर्ष 2018 में बढ़कर 914 हो गया है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जा रही है। पंचकुला और यमुनानगर जिलों के श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सितंबर 2018 में उत्तर क्षेत्र में क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला है। वर्ष 2018-19 के दौरान हरियाणा के सभी जिलों को पोषण अभियान और महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी के अधीन लाया गया। मैं बजट अनुमान 2019-20 में महिला एवं बाल विकास के लिए 1,504.98 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2018-19 के 1,317.10 करोड़ रुपए के परिव्यय से 14.3% अधिक है। पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा अभिलेखागार। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा हिसार के राखी गढ़ी में एक स्थल संग्रहालय और विवेचन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। पंचकुला में राज्य पुरातात्विक संग्रहालय स्थापित होने जा रहा है। पुरातत्व विभाग ने हरियाणा सिविल सचिवालय की 30,255 फाइलों का सर्वेक्षण किया है और लगभग 12,110 दस्तावेजों की माइक्रो फिल्मिंग की जा चुकी है। बजट अनुमान 2019-20 में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के लिए 30.33 करोड़ रुपए का और अभिलेखागार के लिए 2.70 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए राज्य में एक साइंस सिटी स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके लिए गुरुग्राम के नाथुपुर गांव के अरावली जैव विविधता पार्क को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से अंबाला में एक उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र स्थापित भी किया जाएगा। मैं बजट अनुमान 2019-20 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए 45.30 करोड़ रुपए का आवंटन करता हूं, जो संशोधित अनुमान 2018-19 के 25.96 करोड़ रुपए के परिव्यय से 74.5% अधिक है। जिला जन शिकायत एवं परिवेदना समितियों के अध्यक्ष मंत्रियों की अध्यक्षता में सभी 22 जिलों में गठित जिला विकास एवं निगरानी समितियों की स्वीकृति से जिला योजना स्कीम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, बिजली, गलियों, सामुदायिक भवनों और खेलों आदि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जाते हैं। बजट अनुमान 2019-20 में जिला प्लान स्कीम के लिए मैं 400 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। आबकारी एवं कराधान जीएसटी। हरियाणा ने जीएसटी, जिसने एक राष्ट्र एक बाजार एक कर की अवधारणा को वास्तविकता बना दिया है, कि कार्यान्वयन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की है और देश के शीर्ष राजस्व संग्रहकर्ताओं में अपनी जगह बनाई है। जीएसटी व्यवस्था के तहत केंद्र और राज्य के बीच करदाताओं के विभाजन के प्रथम दौर को अंतिम रूप दिया गया है। कुल 4.46 लाख करदाताओं में से राज्य का 3.07 लाख करदाताओं पर और केंद्र का 1.38 लाख पर नियंत्रण है। प्रदेश में जीएसटी लागू होने के बाद पूर्ववर्ती वैट और सीएसटी अधिनियमों के तहत पंजीकृत कुल 2.18 लाख डीलरों ने 31 दिसंबर 2018 तक जीएसटी को अपनाया है। इसके अलावा 2.28 लाख से अधिक डीलरों ने इस अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाया है, जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि हुई है। इसके अलावा विभाग द्वारा समय समय पर बाजार सर्वेक्षण करवाया जा रहा है और 31 दिसंबर 2018 तक 2,809 गैर कार्यात्मक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण रद्द किया गया है। अप्रैल 2018 में ई-वे बिल के कार्यान्वयन के बाद दिसंबर 2018 तक 4 करोड़ से अधिक ई-वे बिल सृजित किए गए हैं। वर्तमान में हरियाणा प्रतिदिन औसतन 1 लाख ई-वे बिल के सृजन के साथ ई-वे बिल सृजन में देश में चौथे स्थान पर है। भारत सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत विभाग की गतिविधियों के व्यापक कंप्यूटरीकरण के लिए वाणिज्यिक करों हेतु मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत विभाग का चयन किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य शासन के लिए नागरिक केंद्रित पारदर्शी परिवेश तैयार करना है। इस पहल के तहत विभाग द्वारा कई ऑनलाइन मॉड्यूल नामतः आबकारी ठेकों की ऑनलाइन निविदा, सी फॉर्म जारी करना,
पंजीकरण कर का भुगतान, रिटर्न दाखिल करना, परमिट और पास शिकायत पोर्टल और हेल्प डेस्क लागू किए गए हैं।